बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से मैं सैयद सिकंदर शिराजी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अ फ्लेक्सिबल माइंड इज़ मोर पावरफुल दैन एन अनफ्लेक्सिबल माइंड। ये आर्टिकल पे एक स्टेटमेंट मैंने कभी पढ़ा था और इस पे जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि फ़्लेक्सिबिलिटी बुनियादी तौर पे कितनी बड़ी क्वालिटी है जो कि एक इंसान के अंदर अगर हो तो वो मुख्तलिफ़ ज़ाविये से चीज़ों को देखता है और फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू वो दूसरी क्वालिटीज़ को अचीव कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी किसी एक इंसान में कितना ज़रूरी है और वो उससे क्या क्या फ़ायदा उठा सकता है, इस पे हम आज डिस्कशन करने के लिए आए और इसके हवाले से मज़ीद बात करेंगे। इससे पहले हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, मुझे एक रसूल अकरम का एक कोट, एक हदीस मिली थी जिसको मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। आप फरमाते हैं, मोमिन की मिसाल लहलहाती खेत की तरह है जिसे मसाइब की आंधियाँ इधर उधर झुकाती रहती हैं मगर तोड़ नहीं सकती। बुनियादी तौर पे रिलीजियस अथॉरिटी की तरफ से ये फ्लेक्सिबिलिटी की एक एग्जांपल दी गई है और ये बताया गया है कि एक मोमिन और एक इंसान में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और वो कितना फ्लेक्सिबल रहे। ना सिर्फ एक रिलीजियस अथॉरिटी बल्कि जितनी भी रिलीजन्स हैं और इंसानी हमदर्दी की जितनी सिस्टम्स काम कर रहे हैं, सब जगह जो एक बेसिक प्रेफर किया जाता है वो इंसान की फ्लेक्सिबिलिटी को प्रेफर किया जाता है। जितना इंसान फ्लेक्सिबल रहेगा अपने एनवायरनमेंट को लेके, अपनी सोसाइटी को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, उतने ज़्यादा इंसानियत में अमन, मोहब्बत, आतिशी और अमन का दौर दौरा होगा। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने के लिए अपने स्टूडियो पे हमने अपने मेहमान को मदऊ किया है और हमारे साथ फ्लेक्सिबिलिटी के इस टॉपिक पे बात करने के लिए जनाब सर ऑन अली मौजूद हैं। सर, हम आपको अपने इस स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सिकंदर शिराजी साहब, आपने इनवाइट किया और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने का एक मौका दिया। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी काफ़ी सारे एक्सपेक्ट्स हैं, तो हम उसके ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सर ऑन अली ने अपने एमफिल का जो थीसिस किया था वो इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी से उन्होंने अपना एमफिल किया। उसके बाद आपने मुख्तलिफ निजी यूनिवर्सिटीज़ में एज ए विजिटिंग के तौर पे आपने कवर किया और ख़ास तौर पे कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में आप एज ए इंचार्ज QVC के तौर पर रहे। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी में आपने एज ए बिहेवियरल थेरेपिस्ट के तौर पे काम किया और नाउ इस वक्त आप मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी माजू में एज ए लेक्चरर के तौर पे मौजूद हैं। सर की सिटिंग हमारे साथ है और इनके साथ काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। इस टॉपिक को ख़ास तौर पे मैंने चूज़ किया था ये पर्सनली जब मैं इस टॉपिक पे काम करना चाह रहा था और अपनी डेवलपमेंट के लिए इस पे मैंने जब काम शुरू किया। ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, एक क्वालिटी है। तो मैंने पहले सोचा कि सर से कुछ मशवरा लें, आप साइकोलॉजिस्ट हैं और एज अ साइको एनालिसिस के तौर पे कुछ मशवरा दे दें। तो फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना इसको ऑन एयर कर लिया जाए। ऑन एयर में फ़ायदा ये होगा कि ये टॉपिक एक तो सबके लिए एक अवामी टॉपिक बन जाएगा। दूसरा एक थोड़ा सा मैंने चालाकी ये कि इसमें कि जब मैं इनसे पर्सनली डिस्कस करता तो ये मुझे कुछ पॉइंट्स बताते हैं, लेकिन जब इसको ऑन एयर किया तो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, इसकी प्रेजेंटेशन बनाई, मुझे भी प्रिपेयर होना पड़ा उसके लिए। तो इस रिस्पेक्ट से ये एक अच्छा हमारे पास एक मजमुआ आ गया, एक टॉपिक आ गया जिस पे खुल के हम बात कर सकते हैं। तो नाउ ओवर टू यू सर। हम सबसे पहले ये पूछेंगे, व्हाट इज़ मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी? क्या है फ्लेक्सिबिलिटी? Okay, so basically flexibility is a personality trait to cope different type of circumstances in a novel and creative way. हम किसी भी अगर हम बात करते हैं कि एक पर्सनैलिटी के बारे में तो वो कितना फ्लेक्सिबल है या कितना अनफ्लेक्सिबल है, ये मतलब एक जनरल हम बात कर रहे होते हैं। तो देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली किस तरीके से वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस को डील कर रहा है, किस प्रॉब्लम को डील कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, तो उसके अंदर डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जो कि मतलब ट्रेट्स बेसिकली एक पर्सनैलिटी को बना रहे होते हैं। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल ये दूंगा कि अगर आप देखें कि एक सॉइल है, एक सॉइल में अगर हम बात करते हैं सॉइल जितनी नरम होगी उतना मतलब कि पौधे को निकलने में वहाँ से आसानी होगी। अगर यहाँ पर हम एक क्या कह सकते हैं कि हार्ड और रिजिड बॉडी की जैसे कि कोई पत्थर है तो वहाँ से मतलब वहाँ पे कोई खेती नहीं हो सकती। इसी तरह इंसान का भी अक्स इसी तरीके से। अगर हम इंसान की बात करते हैं तो इंसान भी ऐसे ही फ्लेक्सिबल अगर होता है तो उसके अंदर से पर्सनैलिटी की मतलब कि गुड पर्सनैलिटी मतलब एक क्रिएट होती है जो कि ना सिर्फ उसके अपने लिए बेनिफिशियल होती है बल्कि दूसरों के लिए भी होती है।
तो बेसिकली फ्लेक्सिबल होना एक मतलब कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, जहाँ जो कि मतलब हम अमूमन अपने थॉट्स और बाकी बहुत सारी चीज़ों की वजह से मतलब इसको मतलब के मद्देनज़र नहीं रखते, और जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी के काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट को या काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी हम मिस कर जाते हैं। अच्छा, इसमें एक आमतौर पे ये भी कहा जाता है कि एबिलिटी टू अडॉप्ट सिचुएशनल डिमांड्स, बैलेंस लाइफ डिमांड्स, और एक ये होता है कि इसमें टू थिंक अबाउट प्रॉब्लम एंड टास्क इन अ नोवेल एंड क्रिएटिव वेज, ये मैंने देखा था। अच्छा, तो इसका आइडिया ये है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को, किसी टास्क को किसी नोवेल एंड क्रिएटिव वेज में देखें तो हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी खुद आ जाएगी। अदरवाइज अगर प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम ही समझ के डील करते रहें तो ये फिर हमारे लिए एक स्टक सिचुएशन में आते जाएंगे। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो इंसानी परसेप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, और परसेप्शन के साथ साथ मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर हम चीज़ों को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, परसेप्शन से देखें, तो काफ़ी हद तक हमें फ्लेक्सिबिलिटी में चीज़ें मिल सकती हैं। आप इस हवाले से क्या बताएंगे कि परसेप्शन और पॉइंट ऑफ व्यू ये किस तरह फ्लेक्सिबिलिटी को उजागर कर सकते हैं? ओके, देखिए परसेप्शन बेसिकली अगर साइकोलॉजिकली हम देखें और इसको मतलब कि अगर हम डिफाइन करें तो परसेप्शन बेसिकली आपके बिलीफ सिस्टम से बनती है, आपके स्कीमा से बनती है। क्या आपका बिलीफ सिस्टम है, क्या स्कीमा, आप बचपन से लेकर क्या देखते आए, आप किस सिस्टम में रहें, कहाँ पर रहें, किस इन्वायरमेंट में रहें, बेसिकली वो आपकी एक परसेप्शन क्रिएट करती है दुनिया को देखने का, जिसे हम कहते हैं एक नज़रिया। अब अगर बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम में हमारे काफ़ी सारे बिलीफ्स आते हैं, जैसे कि हमारे रिलीजियस बिलीफ्स हो गए, हमारे पॉलिटिकल बिलीफ्स हो गए, हमारे इंटरनल मतलब कि जो अपने बारे में, सेल्फ के बारे में हो गए, लोगों के बारे में हो गए, फैमिली के बारे में हो गए, ये बेसिकली हमारे बिलीफ सिस्टम है। और यही बेसिकली बिलीफ सिस्टम हमारी पर्सनैलिटी को भी बना रहे होते हैं, एक परसेप्शन को क्रिएट कर रहे होते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी बना रही होती है। और अगर हम देखें कि अगर इस बिलीफ सिस्टम में एक पर्सन फ्लेक्सिबल नहीं है या उसकी जो परसेप्शन है तो वो ऐसी होगी कि जैसे मतलब एक सख्त पत्थर की तरह, कि वो अगर लोग उससे कुछ कहेंगे तो वो दूसरों को परसीव नहीं करेगा, उनकी मतलब आइडियाज़ को या चीज़ों को वो मतलब कि ज़्यादा नहीं सोचेगा। तो ये बेसिकली परसेप्शन है। अगर परसेप्शन में हम बात करते हैं तो परसेप्शन को थोड़ा मैं मज़ीद एलोबरेट करूँगा कि जैसे कि हम बात करते हैं कि डिस्टॉर्शन, हमारी साइकोलॉजी में एक कॉमनली वर्ड यूज़ होता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बेसिकली क्या हैं, आपके डिफरेंट मेंटल फिल्टर्स होते हैं। अब वो मेंटल फिल्टर्स आपके मतलब के एक एग्जांपल है जैसे कि ऑल और नथिंग। ऑल और नथिंग का मतलब ये या तो सब कुछ हो या तो कुछ नहीं हो। अब या तो सब कुछ हो या तो कुछ नहीं हो तो मतलब अगर ये मेरी एक मतलब कि मेंटल फिल्टर आ जाता है, मतलब दुनिया को देखने का नज़रिया बन जाता है, तो या तो मैं कहूँगा कि या तो मेरे पास सब कुछ होना चाहिए या तो कुछ नहीं होना चाहिए। एक और मैं आपके साथ कहता हूँ जैसे शुड और मस्ट, ये सब कुछ ऐसा ही होना चाहिए, मतलब मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये सब इस तरीके से होना चाहिए। तो इसी तरह डिफरेंट अदर भी मेंटल फिल्टर है, जैसे कि जनरलाइज कर देना। अगर आपके साथ एक वाकया हो जाता है, आप कहीं गए और छोटा सा कोई वाकया हो गया, चलें एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, पर आप उसके बेसिस पर एक टोटल मतलब की चीज़ों को जनरलाइज कर दें। एक आसान अल्फाजों में अगर मैं आपको समझाऊँ, एक पर्सन है जो कि मतलब बस में जा रहा है और वो बस में उसके साथ अगर कुछ बुरा हुआ, 1 दफ़ा हुआ या 2 दफ़ा हुआ, उसने कह दिया कि सारी बसेस ख़राब होती हैं। अब ये उसकी बेसिकली जब भी वो कोई अगर उनसे पूछेगा कि भाई आप बस में सफ़र नहीं, या बस में मैं सफ़र नहीं करता क्योंकि ये सारी बसेस में ऐसे ही हालात होते हैं, बस में हम सफ़र नहीं करते, तो ये जनरलाइजेशन है बेसिकली। तो इस तरह के मतलब कि काफ़ी सारी परसेप्शंस क्रिएट हो जाती हैं जो कि दुनिया के बारे में। और ये जो परसेप्शंस हैं ये बेसिकली ना कि सिर्फ दूसरों के लिए मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, पर पर्सन के अपने लिए भी करती हैं कि वो सिचुएशंस को अडॉप्ट नहीं कर सकता। एंड अगेन अगर आपने जैसे कि कहा कि पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली एक ही चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखना। अगर मैं एक आपको मिसाल दूँ, एक ट्री की हम बात करते हैं, एक दरख्त की अगर हम बात करते हैं, उसको अगर हम एक एंगल से देखते हैं तो हमें एक व्यू पॉइंट मिलेगा। अगर हम उसे डिफरेंट एंगल से देखेंगे, जैसे कि अगर हम साइड से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे। अब ये व्यू पॉइंट मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो एक अगर हमारे पास थॉट है, अगर हम उसे जब तक डिफरेंट व्यू पॉइंट से नहीं देखेंगे तब तक हम मतलब उस सिचुएशन को प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं कर पाएंगे। और एक पर्सन के लिए मतलब ये थॉट मतलब कि गुड थॉट है, मतलब कि उसके लिए गुड फुट फॉर मतलब कह सकते हैं ना, थॉट है कि अगर वो डिफरेंट एंगल से देखें। अब पॉइंट ऑफ व्यू कैसे जनरेट होते हैं, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि अगर एक बंदा बुक रीड कर रहा है,
और लोगों से मिल रहा है, लोगों से बात कर रहा है, मतलब कलीग से बात कर रहा है, टीचर से बात कर रहा है, तो उसका मतलब जो एंगल बनता जाएगा वो डिफरेंट, एक ही चीज़ को मतलब कि डिफरेंट एंगल से वो देखना स्टार्ट करेगा। तो ये बेसिकली हमारा व्यू पॉइंट बनता है। और जो लोग मतलब कहते हैं कि नहीं जैसा मैं देख रहा हूँ और यही चीज़ ठीक है, तो वो कहते हैं ना स्टेगनेंट मतलब के व्यू पॉइंट होता है, जैसे मतलब उसी की वो पॉइंट ऑफ व्यू ही होता है। और अगर हम जैसे कि अभी आपने एक और वर्ड यूज़ किया था कि माइंडसेट का, माइंडसेट कंप्लीटली हम कहते हैं कि एक जो कि बचपन से लेकर बना आ रहा है, या फिर मतलब कि आपने कह दिया कि मैं ऐसा ही करूँगा, वो भी मतलब कि हमारी मतलब कि एक कंप्लीटली हैबिचुअल ही होता है कि हम जो कह रहे हैं या जो चीज़ मैं करता आ रहा हूँ, जैसे कि बचपन से फ़र्ज़ कीजिए कि मेरी एक हैबिट है और मैं कहता हूँ कि यही मैं करता आ रहा हूँ और यही इसी हैबिट के साथ मुझे रहना है, मुझे ये चीज़ चेंज नहीं करनी। अगर मैं साइकिल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं बाईसाइकिल नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा माइंडसेट है कि साइकिल ही मतलब कि बेनिफिशियल है। तो इस तरह के जो आपको मतलब कि डिफरेंट माइंडसेट मिलेंगे, और भी आपको मतलब कि अगर मैं एक्सप्लोर कर टॉपिक को करेंगे तो ये आपको फैमिलीज़ में भी मिल सकते हैं, ये आपको पॉलिटिकल में भी मिल सकते हैं, ये आपको मतलब कि रिलीजन में भी मिल सकते हैं। तो डिफरेंट एंगल से मतलब कि हमारी वो जो चीज़ें मतलब माइंडसेट बन रहा होता है, तो वो बेसिकली हमें स्टेगनेंट करता जाता है और हमारी पर्सनैलिटी की ग्रोथ को एक किस्म का रोक देता है, और हम मतलब कि मज़ीद ग्रो नहीं कर पा रहे होते हैं। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए, ख़ासतौर पे जो आपने ये बात बताई कि स्टैगनेंट हो जाना, सिचुएशन में स्टक होना। बाज़ औक़ात हम मुख्तलिफ सिचुएशन में आते हैं और सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और फिर हम या तो ये करते हैं उस सिचुएशन से अवॉइड करते हैं, भागते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को देखें, तो बजाय हम सिचुएशन से निकलने के, हम सिचुएशन में इन रहें, और उस सिचुएशन में इन रहते हुए ही हम मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू, मुख्तलिफ ज़ाविये से चीज़ों को देखें और उसको फ्लेक्सिबल बना लें, और फ्लेक्सिबल बनाने के बाद फिर एक कदम और आगे बढ़ें। तो इस पे ये होगा कि आप जिस सिचुएशन में स्टक हो गए थे उससे आप निकल जाएंगे, ना कि आप उससे स्टक होके भागें, बल्कि उसको फेस करें, फेस करके उसमें आप मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू अप्लाई करें और फ्लेक्सिबल हो जाएं। तो ये एक अच्छी बात की आपने। इसी के साथ थोड़ा सा मुझे बताएं कि एक बेंड नॉट ब्रेक का आइडिया अमूमन हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी में इसका क्या रोल है? देखिए, जो चीज़ बेंड हो सकती है वो मतलब कि टूट नहीं सकती। मतलब ये कहते हैं कि अगर हम शख्सियत की बात करते हैं, और अगर ब्रेक कौन सी चीज़ होती है जो कि मतलब कि एक कहते हैं कि दीन में भी कहा जाता है कि अगर कुरान की अगर हम बात करें कि ज़मीन पे अकड़ के ना चला करो, ये बड़ी एक गहरी बात है कि ज़मीन पे अकड़ के ना चला करो। अब क्या चीज़ है इसमें, अगर हम डेप्थ की बात करते हैं तो अकड़ के चलने वाले लोग कौन होते हैं? लाइक जो कि मतलब कि अपने एक रिजिड थॉट, अगर पैसा आ गया तो पैसे की मतलब कि प्राइड में चले गए, अगर कोई पावर आ गई तो पावर के प्राइड में चले गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी पर्सनैलिटी को वही रिजिड बना देती हैं कि फिर वो लोग दूसरे लोगों को नहीं देखते। अब ऐसे अकड़ के चलने वाली मतलब कि कहते हैं कि वो जो वही कहते हैं ना कि रिजिड पर्सनैलिटी, बेसिकली बेंड नॉट ब्रेक का मतलब ये रिजिड, मतलब रिजिडिटी अगर आपके अंदर ज़्यादा आ जाती है तो आप मतलब कि ज़्यादा मतलब कि किसी दूसरी चीज़ों को फर्दर परसीव नहीं कर सकते। अब इसमें अगर मैं कहूँ कि सिचुएशंस को मे भी आप रियलिस्टिकली परसीव ना करें, मे भी मतलब कि आप अल्टरनेटिव किसी दूसरे के व्यू पॉइंट्स ना देखें। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि रास्ते में चलते हुए काफ़ी सारे मतलब अगर कोई गरीब है, कोई भीख मांग रहा है कुछ, तो उसको बड़ा हकारत की नज़र से देखते हैं, धुतकार रहे होते हैं। और अगर कोई मतलब कि आप वर्क एनवायरनमेंट में देखें कि मतलब अगर कोई लोग उसमें है आ रहा है जो कि वर्कर है आपका, डोमेस्टिक स्टाफ में आ रहा है, तो उसको भी बड़ी मतलब कि हकारत की नज़र से देख लेते हैं। तो जितनी अगर पर्सनैलिटी में वो कहते हैं नरमी होगी, और आप सर्वसम की अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो उनकी एक पर्सनैलिटी मतलब कि सबसे ज़्यादा एक फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी थी, और एक बड़े नरम मिजाज एक शख्स थे। और उनकी पर्सनैलिटी को अगर हम एक मिसाल बनाएं तो उनकी पर्सनैलिटी में वो दूसरे लोगों की भी सुनते थे, दूसरे भी पॉइंट्स भी देखते थे, अपनी मतलब कि उनकी रिजिडिटी मतलब कि किसी चीज़ में उनकी ज़िंदगी, आप हयात को देखें तो वो मिसालों से भरी पड़ी है। और तभी लोग मतलब कि उनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते थे, उनकी सुनते भी थे। और ना कि वो सिर्फ एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, एक अच्छे मतलब कि उनकी गवर्नेंस भी अच्छी थी, और एक अच्छे शोहर भी मतलब कि वो अपनी ज़िंदगी में रहे, अच्छे बाप भी रहे। तो एक
फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी है मतलब कि वो जो कहते हैं नरमी, जब नरमी आ जाएगी तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो एक प्यार मोहब्बत और एक समझने की मतलब की सलाहियत अब पैदा हो जाती है, जिससे मतलब आप दुनिया को एक अलग एंगल से देखते हैं। सही, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आपने। अच्छा, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि इंसान की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, एक तो हम ऊपर से अपने आप को फ्लेक्सिबल शो कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी इन्वायरमेंट में ऐसी जगह जहाँ अगर आप रिजिडिटी भी है तो आप शो नहीं कर सकते वहाँ कि आप रिजिड हैं, तो आपकी मजबूरी है, आप बाउंड हैं, उस इन्वायरमेंट की बाउंडिंग में है, तो आप एक फ्लेक्सिबल हैं। असल में जो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि फ्लेक्सिबल होना, इंसान के अंदर की जो इंसानियत है वो फ्लेक्सिबल हो जाए किसी तरह। अगर वो फ्लेक्सिबल हो जाए तो फिर इंसान बाहर से तो फ्लेक्सिबल रहेगा, अंदर से वो पुरसकून, काम, एक अमन पसंद जो होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर आ जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे हिसाब से। क्योंकि जो सबसे बड़ा एक टारगेट मैं समझता हूँ इस वक्त वो यही है कि एक ऐसी सोसाइटी जनरेट हो जाए जहाँ पे हर कोई फ्लेक्सिबल हो जाए, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस आ जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर पर्सन OPV टेक्निक एक मैंने कहीं पढ़ा था, अदर पर्सनस व्यू टेक्निक, कि अगर सोसाइटी में ये भी राइज हो जाए कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लूँ, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लें और अंडरस्टैंड कर लें, तो कई झगड़े, कई लड़ाई, कई फसादात ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो ये एक OPV टेक्निक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे इस पे। मुझे बताएं कि इम्पॉर्टेंस कितनी है फ्लेक्सिबिलिटी की। एक शख्स अगर फ्लेक्सिबल हो जाए और फ्लेक्सिबल होना चाहे तो क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कुछ सिग्निफिकेंस है इसकी, इसके बारे में कुछ आगाह करें। अच्छा, देखिए सर, जो कि मैं आपकी थोड़ी जो आपने बात की थी मैं उसी बात को ही कोट करूंगा कि अगर हम बात करते हैं कि रिजिड पर्सनैलिटी और फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी की, आपने जैसे कि कहा कि एक इंसान मतलब कि एक फ्लेक्सिबल उसको रहना पड़ता है पर वो अंदर से है नहीं। तो अब इसकी बेसिकली क्या है कि इंसान के दो शख्सियतें होती हैं। एक साइकोलॉजी के एक्सपेक्ट से मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि एक उसका होता है शेडो मतलब कि उसकी डार्क साइड, मतलब कि जो उसकी मतलब कि अपनी विशेज़ और मतलब कि जो उसकी नीड्स होती हैं, बाकी सब चीज़ें उस शेडो में आ रही होती हैं। और एक होता है पर्सोना, जो कि हम मेंटेन कर रहे होते हैं मतलब कि सोसाइटी के लिए। अब अगर हम बात करते हैं, अगर शेडो और पर्सोना में कॉन्जरेंस ना हो, मतलब कि अगर ये दोनों मिलते जुलते ना हो, इनमें बहुत बड़ा तजाद हो, फर्ज कीजिए कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो लोगों को बस मतलब कि मैं अंदर से ना खुश हूँ और लोगों के लिए मैं बाहर जाके स्माइल करता हूँ, तो ये मेरी पर्सनैलिटी में एक तजाद क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो अगर मैं अपने शेडो, क्योंकि शेडो तो हर इंसान के अंदर होता है और पर्सोना भी मतलब इंसान को डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट पर्सन, पर इनके दरमियान एक कॉन्जरेंस होनी चाहिए, तभी जाके मतलब कि कॉन्जरेंस होगी, तभी जाके एक हेल्दी पर्सनैलिटी की जाके डेवलपमेंट होगी। और वो पर्सनैलिटी मतलब कि वो पर्सनैलिटी सेटिस्फाइड, कहते हैं ना कि खुद से भी मतलब कि इंसान को सेटिस्फिकेशन होगी। और जब इंसान खुद से सेटिस्फाइड होता है तो वो मतलब कि बेहतर, मतलब कि वो कभी मतलब ऐसा नहीं कि अकेले में जाए तो उसके अलग थॉट्स हों और जब बाहर जाए तो उसके अलग थॉट्स हों, वो मतलब एक यकसां एक मतलब एक शख्सियत बन के ही रहता है। ठीक। इम्पोर्टेंस के हवाले से कुछ पॉइंट बताएंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके? सर बहुत इसकी मतलब इम्पोर्टेंस है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, या फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर क्रिएटिव आइडियाज़ की हो गई, नोवेल चीज़ों की हो गई, सोसाइटी में मतलब कि आपको मतलब कुछ बिल्ड करना है, अगर आप मतलब फ्लेक्सिबल हैं, अगर आप मतलब कि कुछ नया सीखना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ मेन चीज़ आती है कि लर्निंग आपकी इससे मतलब अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप बेटर लर्न कर पाते हैं। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आपके रिश्तों में हमांगी आएगी, अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो वर्क इन्वायरमेंट में आप बेहतर मतलब कि प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिससे मतलब कि उसकी मतलब एक कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल पर्सन ज़्यादा मतलब कि बेहतर परफॉर्म कर पाता है। अच्छा, वर्क इन्वायरमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी को आप कैसे दें? क्योंकि एक वर्क इन्वायरमेंट में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ साथ एक पूरी टीम काम कर रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है, इसकी पूरी हायरार्की है, इसमें एम्प्लॉयज़ हैं, इसमें मैनेजर्स हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें एक हेड है जो कि लीड कर रहा है। इतने सारे लोगों की एक जगह जहाँ पे इंसान ही इंसान है सिर्फ, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी क्या रोल अदा कर सकती है और किस हद तक ये इम्पॉर्टेंट है कि एक ऐसा फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट बन जाए जो कि ऑर्गेनाइजेशन को पीक लेवल पे ले जाने के लिए बहुत सूदमंद हो। तो इसके हवाले से आप कुछ पॉइंट्स बताएं। जैसे देखिए, वर्क इन्वायरमेंट अगेन वही है कि ये ह्यूमन से है और ह्यूमन इंटरेक्शन से ही बनता है। तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर मैनेजर्स भी वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर हायर हायरार्की के भी लोग हैं, लोअर हायरार्की के भी लोग हैं, तो मतलब डिफरेंट हायरार्कीज के लोग काम कर रहे होते हैं और हर किसी को मतलब कि कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इसमें मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई क्या
पॉइंट्स होने चाहिए। तो अगर हम पहली चीज जैसे करते हैं रिक्रूट एंड रिटेन, अगर आप कोई पर्सन को रिक्रूट कर रहे हैं तो उसे मतलब रिटेन भी करें, मतलब कि उसे मतलब कि उस टैलेंट, अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है या बाकी सारी चीज़ें हैं तो आप उसे मतलब कि फर्दर ग्रोथ की तरफ ले जाएं। दूसरा के बाद मतलब कि जो बायलैटरल बेनिफिट्स होने चाहिए आपके, मतलब कि बायलैटरल बेनिफिट से मुराद ये है कि एम्प्लॉयज़ और मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के मतलब कि दोनों के बेनिफिट्स होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मतलब कि सिर्फ एम्प्लॉयर ही सफ़र करता रहे और मतलब ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट में जाए, तो ये भी मतलब एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट बन जाता है। तीसरा ये है कि मतलब कि पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए। मतलब अगर आप एक दूसरे को यहाँ पे अगर कोई भी अगर एक दूसरे के साथ मिल रहा है, बात कर रहा है और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहा है, इवन तो अगर कोई बंदा आ रहा है जा रहा है तो सबके लिए मतलब एक रिस्पेक्ट मतलब कि बहुत मैटर करती है। तो अगर आप एक मतलब सब रिस्पेक्टफुली अगर आप एक दूसरे को देखते हैं, बात करते हैं, तो वो एक अच्छा मतलब एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। फर्दर कि शेयर्ड वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। अब शेयर्ड वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि भाई इस काम सबको मतलब कि डिवीजन अगर हो तो मतलब बेहतर तरीके से डिवीजन हो। अगर एक पर्सन के ऊपर या दो बंदों के ऊपर लोड आ जाता है तो वो अगेन मतलब कि बर्नआउट की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। दूसरा ये कि ट्रस्ट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के ऊपर और एम्प्लॉयज़ को मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये भी मतलब एक कहते हैं कि बायलैटरल मतलब के होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन मतलब पर्सन मतलब कि काम ना करे, उसको भी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहकर मतलब कि उसको भी मतलब वैसा ही ट्रस्ट गेन करना है, उस और ऑर्गेनाइजेशन को बंदे का ट्रस्ट रखना है। तो ये भी मतलब एक कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी को फर्दर बढ़ाता है। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें मज़ीद के और क्या होना चाहिए कि अगर बेहतर मतलब कि कम्युनिकेशन होगी वर्क एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ, और मतलब पर्सन ईज फील करेगा। अगर फर्ज कीजिए उसे कोई प्रॉब्लम है, वो अपने मैनेजर के पास जा रहा है या कहीं पर भी, और अगर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है तो वो थोड़ा ईज फील करे इसमें कि मैं अपनी प्रॉब्लम बता सकता हूँ, और फिर उस पर मतलब कि वो फर्दर मतलब कि डिसीजन का वेट करे। तो मतलब कि ऐसा ना हो कि मतलब कि अगर वो पर्सन डिफ़िकल्टी फील कर रहा हो कि मैं कैसे बात करूँगा इनके साथ, तो वो एक अगेन एक मतलब कि डिफ़िकल्टी पैदा कर देता है। कम्युनिकेशन गैप, सही कह रहे हैं आप, ये एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा होता है। कई दफ़ा हमने भी मुख्तलिफ अपनी चीज़ों को फेस किया। अगर कम्युनिकेशन गैप आ जाए तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चूँकि असल में ये है कि कम्युनिकेशन गैप में अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो जाती है। वो आप कुछ और समझ रहे हैं, मैं कुछ और समझ रहा हूँ, इन्वायरमेंट कुछ और है। और वर्क इन्वायरमेंट में ख़ास तौर पे अगर ये कम्युनिकेशन गैप आ जाए तो ये चीज़ें जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक ऐसा कल्चर डेवलप हो जाए, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी कल्चर एक डेवलप हो जाए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, उस कल्चर की क्या क्या खुसूसियात होंगी, क्या क्वालिटीज़ होंगी? अच्छा सर, देखें कल्चर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कल्चर की एक बहुत बड़ा टर्म है जो कि लोगों से बनता है, लोगों के नॉर्म से बनता है, लोगों के मतलब के एक्सपेक्टेशन से बनता है। तो बेसिकली अगर हम कल्चर की बात करते हैं कि जहाँ पर मतलब कि एक्सेप्टेंस हो, तो एक्सेप्टेंस और कल्चर की फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हम पर्सन तो कल्चर की बात करते हैं कि पर्सन कैसे मतलब कि कल्चर में मतलब कि फिट इन होता है, तो पर्सन के लिए मतलब कि उसकी पर्सनैलिटी की मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत लाजमी है कि वो कैसे उस कल्चर के बारे में अवेयर है, कितना उसे अंडरस्टैंड करता है, कितना उसे अडॉप्ट कर सकता है, कितनी मतलब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मतलब उस कल्चर में रह के उन लोगों को मतलब अपना करे। तो ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम ओवरऑल कल्चर की बात करते हैं कि भाई लोग जो आपस में रह रहे हैं और उनके अंदर क्या होना चाहिए, उनके अंदर बेसिकली एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा वॉलटियर की, जो कि रशियन फिलोसोफर थे। तो बेसिकली उनका एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जब वो अपना डिक्शनरी ऑफ फिलोसफी के ऊपर काम कर रहे थे तो उस दौरान मतलब कि रशिया में मतलब कि काफ़ी रिलीजियस जो वहाँ के मतलब कि अदालतें होती थी, तो वो मतलब रिलीजियस पे बेसिस के ऊपर मतलब कि सज़ाएं देती थी। तो वहाँ के लोगों में मतलब क्या था कि वो लोग मतलब काफ़ी उन डिसीजन से काफ़ी खौफज़दा हो, एक कल्चर मतलब कि डेवलप था वहाँ पर। तो हुआ क्या कि मतलब जब लोग पर एक चीज़ वहाँ पे एक पॉजिटिव थी कि लोग मतलब लिटरेट थे, लोग मतलब पढ़े लिखे थे, लोगों के अंदर अवेयरनेस थी, लोग मतलब किताबें पढ़ते थे, उनकी मतलब बारे में जांच रखते थे। तो वॉलटियर ने उस दौरान मतलब अपनी एक काफ़ी बुक्स रिलीज़ की, एक अनोनिमस पर्सन होके, और उन्होंने मतलब उस टाइम पर डिक्शनरी ऑफ फिलोसफी भी रिलीज़ की जो कि मतलब डिफरेंट पम्फलेट्स और बाकी सारी शक्लों में गई। तो लोगों ने पढ़ा और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया कि ये सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, और वो उस माशरे के खिलाफ खड़े हुए जो कि उनके लिए मतलब कि टॉक्सिक था। तो इसके लिए मतलब कि होना चाहिए कि भाई अवेयरनेस होना चाहिए, करेज होना चाहिए आपके अंदर कि आप कितने मतलब करेजस हैं, मतलब कि उस इन्वायरमेंट को
ऑब्स्टिकल्स को डील करने के लिए, और मतलब कि डायलॉग्स होने चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए एक दूसरे को कि ये अपने कल्चर को भी और बाकी सारी चीज़ों को भी, और एडजस्टमेंट होनी चाहिए कि मतलब कहीं पे अप है कहीं पे डाउन है तो उसको मतलब बंदा एडजस्ट करे। तो ये मेन मतलब कि आपकी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मतलब एक कल्चर को बेटर कर सकते हैं। जो आपने डायलॉग्स और आर्गुमेंट की बात की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी एक दफ़ा एक हमारा सेमिनार चल रहा था, तो उसमें मुझे भी एक पॉइंट मिला जिसमें मैं टॉक दे रहा था। उस पर हमारे मैथमेटिक्स में, मैं चूँकि मैथमेटिक्स से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो उसमें एक लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी है, वो डायरेक्ट आर्गुमेंट के सॉल्यूशन की बात करती है। अब उसमें ये होता है कि दो इक्वेशन की जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, वो अगर पैरेलली मूव करें, जब दो इक्वेशन पैरेलल मूव करती हैं तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया आता है नो सॉल्यूशन। लेकिन जैसे दो इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन से मुराद उसका ग्राफिकल पर्सपेक्टिव लाइंस होती हैं, दो इक्वेशन पैरेलल मूव कर रही हैं, उन्होंने दो लाइनें पैरेलल मूव कर रही हैं, तो पैरेलल मूव करने का मतलब नो सॉल्यूशन। आप अपने पैरेलली मूव करते रहें, मैं अपना पैरेलल मूव करता हूँ, पैरेलल मूव करेंगे किसी पॉइंट पे कटिंग नहीं है। लेकिन जैसी दो लाइनें किसी एक पॉइंट पे कट करती, एक मीटिंग पॉइंट आ जाता है, तो वो बेसिकली सॉल्यूशन की नज़ीर होती है कि एक सॉल्यूशन कम से कम निकलेगा। लेकिन उसके बाद अगर जितने ज़्यादा दोनों लाइनों में मीटिंग पॉइंट्स आ जाए, उतने ज़्यादा सॉल्यूशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये आर्गुमेंट और डायलॉग भी इसी तरह है कि अगर हम किसी मसले को देखना चाह रहे हैं तो उस पर आर्गुमेंट हो जाए, डायलॉग हो जाए, वो बहुत रिस्पेक्टेबल मैनर में हो, तो उससे कई मसाइल के हल निकल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसी एक कल्चर एक डेवलप हो जाए। अच्छा, बस ये मुझे आखिर में बताएं कि क्या क्या कॉजेज ऑफ वीकनेसेस हो सकती हैं, क्या जिसपे फ्लेक्सिबिलिटी पे जो हिंड्रेंसेस हैं, रुकावटें हैं, उस पर हम देख लीजिए कि हमारे अंदर खुद भी हम बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन इवन हम भी बहुत सारे टॉपिक में फ्लेक्सिबल नहीं हैं। तो हम कैसे अपने इन सब चीज़ों को कोप अप करें, कि कुछ इसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस चीज़ को डील करने के लिए कि आपके अंदर मतलब कि थोड़ा कॉन्फिडेंस से करेज डेवलप करें। ठीक है, आर्गुमेंट्स अगर आ रहे हैं या कहीं पर कोई बात हो रही है तो उसके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बंदे के अंदर होना चाहिए कि वो डील करे उससे प्रॉपरली। सेकंड, थोड़ा एनालिटिकल होना चाहिए। एनालिटिकल का मतलब कि डिफरेंट अप्रोचेस को मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि देख सके, उसे एनालाइज कर सके, थोड़ा उसे एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से देख सके। थर्ड जो चीज़ आती है कि एक पर्सन का जो कंफर्ट जोन है वो मतलब उससे थोड़ा सा आउट ऑफ द कंफर्ट जोन आके देखे कि मतलब कि डिफरेंट अदर भी चीज़ें हैं जिनको मतलब कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं, या मतलब उन चीज़ों को भी हम अपने देख सकते हैं। और उसके बाद अब अगर हम देखते हैं तो लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब तक मतलब लर्निंग का मतलब ये कि अनलर्न, अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो ये आपकी लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट मतलब टूल होता है। जो आपने सीखी हुई चीज़ें हैं, आपके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि आप उसे अनलर्न कर सकें और नई चीज़ें सीखने की सलाहियत रखें। एक माशा तभी डेवलप होता है अगर वो एक टेटेक्स से चला आ रहा है और वो एक ज़बू हाली की तरफ जा रहा है, तो उसकी ज़बू हाली की तरफ जाने के उसके जो लर्न पैटर्न्स होते हैं वो बेसिकली गलत होते हैं। तो माशा तभी मतलब कि एक कल्चर तभी मतलब बेहतर हो सकता है जब वो उन चीज़ों को अनलर्न करे जो कि उसने पहले से जिस ट्रेड के ऊपर चला रहा है और न्यू लर्निंग की तरफ आए तब। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि और क्या हो सकता है, तो फेयर बहुत बड़ा फैक्टर हम सब के अंदर किसी काम के लिए। फेयर इज द रूट ऑफ ऑल मतलब के डिजीजेस, मतलब कि आर डिजीज का मेंटल डिजीज की अगर हम बात करें तो फेयर मतलब कि बेसिक मतलब कि रूट है, और यही मतलब कि फियर ही सारी चीज़ों को मतलब कि पैदा करता है। तो अगर हम थोड़ा सा फियर से बाहर निकल के देखें तो मतलब कि अपने फियर्स को ओवरकम करें और न्यू एडजस्टमेंट करें तो हम बहुत कुछ मतलब कि कर सकते हैं। एंड द लास्ट, कॉन्फ्लिक्ट स्किल्स, हाउ टू डील डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, और उसमें आपका व्यू पॉइंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब आपका क्या व्यू, आपका एक जाहिर सी बात है अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप मुझसे, तो हमारे बीच में ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब कि हम एक ही जैसी हम बात करेंगे तभी हम मतलब साथ रह सकते हैं। ज़रूरी है कि हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट आए, और ये जब कॉन्फ्लिक्ट आना चाहिए, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट का, और ये जब आता है तो उसको अगर हम कॉन्फ्लिक्ट को एज अ कॉन्फ्लिक्ट लेकर जाएंगे तो मतलब हम कभी भी मतलब बेटरमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। सही। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होनी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल, उसको कैसे बेटर वे में टैकल कर रहे हैं, आप एक दूसरे के ओपिनियन को कितना सुन रहे हैं। तो जब हम एज अ सोसाइटी एक दूसरे के ओपिनियन को, बाकी सारी चीज़ों को, हमारे मोस्टली जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होना चाहिए, पर उसके लिए आपके अंदर एक बर्दाश्त, एक कैपेसिटी होनी चाहिए। वो जो हमारे कहते हैं कि नहीं मैं सुपीरियर हूँ, वो नहीं होना चाहिए।
थोड़ा सा मतलब कि आपको हम्बल लेना पड़ेगा, तब भी आप रिजोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। और जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होंगे आपके, तो ऑटोमेटिकली एक सोसाइटी ग्रोथ की तरफ जाएगी। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। कॉन्फ्लिक्ट आमतौर पे आते हैं और आना भी चाहिए, इसको पॉजिटिव अगर डील किया जाए तो उससे कई राहें खुल जाती हैं। और मैंने देखा है कि एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट के बाद सोल्यूशन आ गया तो एक नई एनर्जी आ जाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट हो और उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मिले। उससे जो आपने फेयर का जो एक फैक्टर बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अशफाक अहमद साहब का एक मैं जुमला कोट करूँगा, वो अपनी किताब में कहते हैं कि फेयर जो है, खौफ इंसान का अजली दुश्मन है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे शैतान है। तो ये फेयर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये किसी तरह फेयर का फैक्टर, फेयर ऑफ फेलियर ख़त्म हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन बचपन से ही शायद हमारी ग्रूमिंग ऐसी हो रही होती है, जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं हम, उस सोसाइटी के एक सोशल पर्सपेक्टिव में ऐसे गुम होते हैं कि फेयर का एक फैक्टर हमारे जहनों में होता है। चाहे मैं हूँ, आप हो, हम सब जितना पढ़ भी लें उसके बाद भी किसी एक एक्सपीरियंस पे जब घुसते हैं और हमारा फेयर रहता है किसी तो वो बड़े करेज के साथ कह रहे हैं, उस पर हमें डील करना होता है। तो बस आज हम इस टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। बहुत अच्छी गुफ्तगू और एक मुदल्लिल गुफ्तगू की आपने, और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने वाज़े किए। किस तरह एक फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट बन सकता है, एक इंसान कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है, एक सोसाइटी कितनी फ्लेक्सिबल हो सकती है, एक अच्छी सोसाइटी के लिए फ्लेक्सिबल होना कितना ज़रूरी है, इन सारे पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे से डील किया। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया सिकंदर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया और इस मतलब के एक ख़ास टॉपिक है जो जिसकी मतलब माशरे को काफ़ी ज़रूरत है और आपने इसे हाईलाइट किया। तो ये भी आपकी मतलब एक करेज है कि मतलब कि इसे मैं करेज का ही नाम दूंगा, क्योंकि मतलब कि इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं और मतलब कि कम ही मतलब कि डिस्कशन होती है। पर ये हमारे माशरे की एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मतलब एक कह सकते हैं ना कि अगर सालन में नमक ना हो तो मतलब कि उसका जायका नहीं आता। तो अगर कोई भी कितने भी टॉपिक्स के ऊपर बात कर, पर अगर इन टॉपिक्स को अवॉइड किया जाए तो मतलब ये भी समझिए वो सालन में नमक के बराबर वाली चीज़ हो जाती है। तो बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट के ऊपर बात की। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। हाँ, ये चलाएंगे, अपने हिस्से की दिया जलाते रहेंगे जी, बाकी जो है लोग रोशनी उठाते रहे उससे। जी, बस आज हम अपने इस टॉपिक का ही इख्तिताम करेंगे और फिर हमने इस ओवरऑल इस मजमूई टॉपिक पे एक अच्छी खासी डिस्कशन की और हम मज़ीद आगे भी इस पे हम और बातें कर सकते हैं। ख़ास तौर पे एक जिस फील्ड से हम ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा ताल्लुक़ एक इंटेलेक्चुअल्स से है। बेसिकली हमारी सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल्स की बहुत कमी है। हम एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी को बनाना चाह रहे हैं। तो इस इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में जो एक पर्सन होगा उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। इंसान क्वालिटीज़ का मजमू होता है। आमतौर पर इंसान दूसरे इंसान की क्वालिटीज़ को पसंद करता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी एक किस्म की क्वालिटी है जो कि मैं समझता हूँ कि इंटेलेक्चुअल बनने के लिए इस क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। मैं इटसेल्फ अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद फ्लेक्सिबल हो जाऊँ, लेकिन बड़े हिंड्रेंसेस आती हैं। कई दफ़ा हम भी फेल हो जाते हैं और समटाइम्स हम भी आपे से बाहर हो जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक दिन का काम नहीं, ये महीनों सालों एक्सपीरियंस के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद, अवेयरनेस के बाद फिर ये कहीं जाके इंसान में ये अडेप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी की ये खासियत आती है। तो बस आज हम अपने इस टॉपिक का इख्तिताम करें इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्तों में भी सर का साथ रहे हमारे साथ और हम मज़ीद इस तरह के अवेयरनेस टॉपिक पे बात करें। फॉर द टाइम बीइंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।